बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जांपल विच इज़ रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 3 है क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल पार्ट 3। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द वेज रिग्रेशन। इट इज़ कॉमन इन लेबर इकोनॉमिक्स टू यूज द logarithm of wages instead of wages as the regression because the distribution of wages tend to be highly skewed, which can be seen from table 3.1। ये बहुत आम बात है, ठीक है, लेबर इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कि हम वेज की वेरिएबल को लॉग लेते हैं, इसलिए हम लॉग लेते हैं, ठीक है। अगर हम वेज की जो वेरिएबल है, ठीक है, उसका लॉग नहीं लेते, ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली स्क्यूड होता है, ठीक है। इस वजह से हम इसका लॉग लेते हैं, ठीक है, वेज की फंक्शन की, ठीक है, ताकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल पे आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमने फिगर 3.1 दी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वेज जो है विदाउट लॉग हमने ली है, ठीक है, वेज फंक्शन को, ठीक है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाईली स्क्यूड है राइट की तरफ, ठीक है। Okay, this histogram of wage rates showed that it is right skewed and is far from the normal distribution. If a variable is normally distributed, its skewness coefficient, a measure of symmetry, is zero, and its kurtosis coefficient, a measure of how tall or flat the normal distribution, is 3. As the statistic accompanying this figure showed, in the present case skewness is about 1.85 and kurtosis is about 7.84, both value being far different than those of a normal distribution, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिगर 3.1 में हमने इसको मतलब इसका ग्राफ हमने ली है, ठीक है, स्क्यूनेस जो है वो हमने मालूम की है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट की तरफ जो है वो स्क्यूड है, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉटासिस की वैल्यू हम देख सकते हैं 7.83 है, ठीक है, और स्क्यूनेस हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 1.84 है, ठीक है। सुपिस It to note here that for a normally distributed variable, the value of the Jargubera statistic is expected to be 0, which is obviously not the case here. For the estimated JB value is about 1990, which is far from 0, and the probability of obtaining such a value is practically 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि नॉर्मेलिटी के लिए जारगुबेरा की जो स्टैटिस्टिक है वो 0 के करीब होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं 0.00, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी जो है वो 0 के करीब है, ठीक है। तो इसकी नल हाइपोथेसिस जो है द जारगुबेरा test the hypothesis, the null hypothesis of the Jargubera test is data is normal, and the alternative hypothesis is data is not normal, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखिए, ठीक है, हमने टेबल 1_1 से हमने डेटा उठाया है, ठीक है, वेज की जो डेटा हमने यहाँ पर हमने हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा की है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें मीन दी है, मीडियन दी है, ठीक है, मैक्सिमम दी है, मिनिमम दी है, ठीक है। इस तरह स्टैंडर्ड डिविएशन दी है हमें, स्क्यूनेस दी है, कॉटासिस दी है, ठीक है, और जारगुबेरा भी हमें दी है, ठीक है। तो हमें जो है हम जारगुबेरा स्टैटिस्टिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये 1990 इसकी जो है जारगुबेरा की स्टैटिस्टिक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वैल्यू पे हम आते हैं तो वो 0.00 है, मतलब जो है वो तकरीबन जो है वो 0 है, ठीक है। तो इसकी नल हाइपोथेसिस जो है कि डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है डेटा जो है नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था कि, ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देखें, ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 5% से कम है, ठीक है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आई रिपीट, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 5% से कम है तो नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0.00 है, ठीक है। तो ये 0% है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर हम डेटा में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि डेटा जो है, ठीक है,
वेज की जो डेटा है, ठीक है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, ये राइट स्क्यूड है, ठीक है, ये राइट स्क्यूड है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हम इस हिस्टोग्राम को, ठीक है, हम इस हिस्टोग्राम को कैसे जो है ड्रा करें, ठीक है। तो हम डेटा जो है वो टेबल 1_1 का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हमने एक प्रीवियस लेक्चर में इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने डेटा फाइल पे आ गया, ठीक है, एक्सेल फाइल पे मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो है मेरे वेरिएबल का नाम जो है टेबल 1_1 है, ठीक है। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ कि चेक कर लो कि वेरिएबल ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो है यहाँ पर पड़े है, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सेल फाइल को काट कर लिया, ठीक है। तो मैंने इस टेबल 1_1 एक्सेल डेटा फाइल को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने नीचे की तरफ व्यूज़ की ऊपर जो है मैंने इसकी ऊपर ड्रैप कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिनिश नो। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा डेटा जो है वो एक्सेल फाइल से व्यूज़ में 6 जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्विक पे आ गए, ठीक है। इसके बाद मैं सीरीज स्टैटिस्टिक पे आ गए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सीरीज स्टैटिस्टिक के बाद मैं हिस्टोग्राम एंड स्टैटिस्टिक पे आ गए, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये आपको बताता है, पूछता है कि आपने अपना सीरीज़ का नाम लिखो कि आपने कौन सा वेरिएबल का जो है हिस्टोग्राम ड्रा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेज को लिखा, ठीक है। तो मैंने ओके कर लिया, ठीक है। ओके के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने डेटा का हिस्टोग्राम यहाँ पर ली है, ठीक है। अब अगर मैं बुक की ये मेरी प्रेजेंटेशन जो है पॉइंट स्लाइड की जो प्रेजेंटेशन है फिगर 3.1, ये मैंने डायरेक्टली जो है इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल की बुक से मैंने कॉपी की है, ठीक है। यहाँ पर आप इन दोनों का रिजल्ट आप देख सकते हो कि इन दोनों का रिजल्ट जो है सेम है। इसे क्यों सेम है? इसलिए सेम है क्योंकि हमने डेटा जो है सेम यूज़ की है, ठीक है, जो इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल ने अपने बुक में यूज़ किया है, ठीक है। तो आई रिपीट कि हमारा डेटा यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज़ लेस देन 5%, वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर हमने कंक्लूड किया कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। ओके, on the other hand, the distribution of log of wages show that it is symmetrical and normal distributed, as can be seen from figure 3.2। जब हमने ओरिजिनल डेटा जो है वो हमने इसका हिस्टोग्राम जो है ड्रा किया, ठीक है, ठीक है। जब हमने जार्कोबेरा के टेस्ट को देखा, ठीक है, तो डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप ये किया कि हमने वेज जो है वेज की जो वेरिएबल है, ठीक है, हमने उसका लॉग लिया। लॉग इसलिए हमने लिया, ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देख सकते हैं, जार्कोबेरा की प्रोबेबिलिटी वैल्यू हम देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो 0.24 है, ठीक है। ये 5% से ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है, आई रिपीट, 5% से ज़्यादा है, ठीक है। जार्कोबेरा की प्रोबेबिलिटी वैल्यू 5% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वी कैन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 5% से ज़्यादा है, ठीक है, तो वी कैन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है, जब हमने वेज की जो वेरिएबल है, ठीक है, जब हमने उसका लॉग लिया है, ठीक है, तो हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ग्राफ से तो पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू आप देख, ठीक है, 5% से ज़्यादा है, ठीक है। सो वी कैन एक्सेप्ट दी नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अभी मैं जो है फिगर 3.2 को आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे हम जो है हिस्टोग्राम लेते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ वेज का, ठीक है। तो मैं व्यूज़ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ जो है वेरिएबल पड़ी है एलन वेज, ठीक है, जो हमने जो इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल ने, ठीक है, गुजराती ने, ठीक है, हमने उसकी ये डेटा जो है हमने डायरेक्ट जो है इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो उन्होंने खुद ली है, ठीक है, एलन वेज यहाँ पर डेटा हमारे साथ पड़ा है, ठीक है। तो मैं क्विक पे आ गया, ठीक है। क्विक के बाद मैं सीरीज़ स्टैटिस्टिक पे आ गया, हिस्टोग्राम एंड स्टैटिस्टिक, ठीक है। यहाँ पर मुझे सीरीज़ का नाम लिखने हैं एलन वेज, ठीक है। एलन वेज को मैंने ओके कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि इन दोनों का रिजल्ट जो है सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप
देख सकते हो। ठीक है, आई रिपीट, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि फिगर 3.1 में आप देख सकते हो जब हमने वेज वेज का ओरिजिनल वेज जो वेरिएबल है, ठीक है, विदाउट लॉग हमने इसको ड्रा किया, ठीक है, इसकी हिस्टोग्राम ड्रा की थी, वो राइट्स की होता है। ठीक है, जब हमने उसका लॉग लिया, ठीक है, लॉग ऑफ वेज हमने लिया, ठीक है, तो डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड बन गया। ठीक है, semi-log model of wages. That is why it is preferable to use the log of wage rates as the regression also in the log transfer. The problem of the heteroscedasticity is usually less severe. क्यों हम जो है लॉग लेते हैं, ठीक है, इसलिए हम लॉग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट भी बन जाए, ठीक है, और हेटेरोस्केडास्टिसिटी का मसला भी कम हो। ठीक है, इस वजह से जो है हम रिग्रेशन का जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हम लॉग लेते हैं। ठीक है, यूजिंग द लॉग ऑफ वेज रेट इज द रिग्रेशन LW, द एस्टिमेट ऑफ इक्वेशन 3.1 is shown in table 3.5. This shows that all the estimated coefficients are individually on the basis of the test as well as collectively on the basis of the test highly significant because their p-value are so low. But how do we interpret this coefficient? यहाँ पर मैंने ये बात की है, ठीक है, कि हम इक्वेशन 3.1 जो है वो हमने दोबारा एस्टिमेट किया है, लेकिन हमने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है रिग्रेशन जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हमने लॉग लिया। ठीक है, बाकी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हमने लॉग नहीं लिया। ठीक है, अगर मैं टेबल, ठीक है, टेबल 3.5 पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लॉग ऑफ वेज है, ठीक है, और मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फीमेल है, ठीक है, नॉन वाइट है, और यूनियन है, ठीक है, एजुकेशन है और एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल या रिग्रेशन जो है वो लॉगमेटिक फॉर्म में है, ठीक है, और मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लॉगमेटिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फीमेल की कोएफिशिएंट जो है, ठीक है, D2 की जो कोएफिशिएंट है, और नॉन वाइट की जो कोएफिशिएंट है जो D3 है वो निगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फीमेल और जो जेंडर है, ठीक है, और नॉन वाइट जो है, ठीक है, वो निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है वेज को। ठीक है, और यूनियन एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है वेज को। इसकी अगर हम टी स्टेटिस्टिक को देखें तो वो हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट जो है सारों का आ रहा है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल एफ स्टेटिस्टिक की पी वैल्यू को देखें, ठीक है, तो वो भी सिग्निफिकेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू एस्टिमेट टेबल 3.5 हम इसको एस्टिमेट कैसे करें। ठीक है, तो हम जो है डेटा टेबल 1_1 का डेटा जो है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अपने इस टेबल 3.5 जो सिमी लॉग मॉडल है इसको एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यूज़ पे आ गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्विक पे आ गया। ठीक है, क्विक के बाद जो है मैं एस्टिमेट इक्वेशन पे आ गया। ठीक है, एस्टिमेट इक्वेशन पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एलन वेज है। ठीक है, एलन वेज है। ठीक है, एलन वेज के बाद मैंने जो है सी लिखा। ठीक है, और सी की बाद जो है सी का मतलब है कि हमने इंटरसेप्ट लेनी है। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा D2 वेरिएबल है। D2 का मतलब क्या था, D2 वेरिएबल उन्होंने यहाँ पर लिखा फीमेल। ठीक है, और इसके बाद हमारा दूसरा वेरिएबल है नॉन वाइट जो उन्होंने उधर जो है टेबल 3. यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 में D3 का नाम दिया है। ठीक है, तो वो हमारा नॉन वाइट है। ठीक है, इस तरह D3 वेरिएबल जो है, ठीक है, वो हमारा यूनियन है। ठीक है, इस तरह जो है एजुकेशन का वेरिएबल हम ऐड करते हैं। ठीक है, एजुकेशन के बाद हम एक्सपीरियंस का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, ठीक है, कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो हो वो एलन वेज है। ठीक है, और सी जो है इंटरसेप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो D2 का नाम जो है वो फीमेल है। ठीक है, और नॉन वाइट का जो नाम है, ठीक है, वो 9 जो हो D3 है। ठीक है, और यूनियन का जो नाम है वो D3 है, और एजुकेशन और एक्सपीरियंस। जब मैंने उसको ओके कर दिया तो हमारा जो वेज रिग्रेशन है वो सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्ट जो है सेम है। क्यों सेम है? इसलिए सेम है कि डेटा जो है वो हमने जो है सेम यूज़ की है, लेकिन उन्होंने जो है इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की बुक में डेटा ये यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर जो है ये एडिट किए है, ठीक है। फीमेल के नाम की जगह उन्होंने D2 लिखा है, ठीक है, और नॉन वर्ड की जगह जो है D3 लिखा है, और यूनियन की जगह है उन्होंने D4 लिखा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये हमने एस्टिमेट किए, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि फीमेल की जो कोफिशिएंट है वो भी नेगेटिव है, और नॉन वर्ड का जो कोफिशिएंट है वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि फीमेल की जो वेज है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने ये बात समझनी है, ठीक है, कि सिमी लॉग मॉडल जो है वो, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का लॉग है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लॉग नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन जो है हम इस तरह करते हैं कि अगर 1 यूनिट जो है वो रिग्रेशन जो है, अगर 1 यूनिट जो है वो रिग्रेसर मतलब यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है, ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी रिग्रेशन में जो है वो कितनी % चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि फीमेल की जो कोफिशिएंट है वो -0.24 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फीमेल की जो तनख्वाह है वो मेल की निस्बत जो है वो 24% जो है वो कम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कि नॉन वाइट की जो तनख्वाह है, ठीक है, वो कम होगा बनिस्बत वाइट की, ठीक है। वो कितना कम होगा? 13%, ठीक है। इस तरह हम अगर यूनियन को देखें, अगर बंदा जो है वो यूनियन का मेंबरशिप उसके पास है, तो उसकी तनख्वाह जो है वो 18% जो है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत जो नॉन मेंबरशिप ऑफ यूनियन है, ठीक है। इस तरह हम एजुकेशन की कोफिशिएंट की देखें और एक्सपीरियंस की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर बंदा जो है एडिशनल ईयर ऑफ एजुकेशन इसके साथ है, ठीक है, तो उसकी तनख्वाह जो है 9% ज़्यादा होगी बनिस्बत जो एडिशनल ईयर ऑफ एजुकेशन उसके पास नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस को हम देख सकते हैं कि 1% वेज जो है वो ज़्यादा होगी एक्सपीरियंस बंदे के साथ। मतलब ये है कि अगर किसी लेबर के साथ एक्स्ट्रा जो है एडिशनल 1 ईयर एडिशनल जो है वो एक्सपीरियंस है, तो इसकी तनख्वाह जो है 1% जो है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत अनएक्सपीरियंस बंदे की, ठीक है। इसको हम जो है दोबारा इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेबल 3.5 रिकॉल फ्रॉम आवर डिस्कशन ऑफ फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल इन चैप्टर 2 that in table 3.5 we are estimating a semi-log model where the wage rate variable is in log form whereas the regressor are in linear form, ठीक है। जिस तरह हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, ठीक है, वही जो है वही सेम टू सेम हमने यहाँ पर एस्टिमेट की है, ठीक है। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो था जो है, ठीक है, जो हमारा जो रिग्रेशन है, ठीक है, वो लॉग फॉर्म में है, हमारा जो रिग्रेसर है वो लॉग फॉर्म में नहीं है, ठीक है। एज वी नो विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस देयर कोफिशिएंट रिप्रेजेंट semi-elasticities that is relative or percentage change in the wage rate per a unit change in the regression। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है हमें दी है, ठीक है, ये हमें सेमी इलास्टिसिटी देता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ रिग्रेसर है, ठीक है, और ये हमारा रिग्रेशन है, ठीक है। अगर मतलब ये है कि वो यूनिट चेंज जो है इन सारे रिग्रेसर में आता है, ठीक है, तो कितना % चेंज जो है वो रिग्रेशन में आएगा, ठीक है। Okay, thus the education coefficient of 0.0999 suggests that for every additional year of schooling, the average wage rate goes up by about 9.99%. Satisfactory. Likewise, for every additional year of work experience, the average wage rate goes up by about 1.3% satisfactory। मतलब ये है कि अगर किसी के पास एडिशनल ईयर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, उसका एडिशनल ईयर ऑफ एजुकेशन है, तो उसकी तनख्वाह जो है मैंने पहले भी डिस्कस किया कि उस तनख्वाह जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह अगर एक्सपीरियंस बनता है, ठीक है, तो उसकी तनख्वाह जो है वो भी 1.2% जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। What about the demi coefficient? One could interpret the
female demi coefficient of minus 0.2492 is suggesting that the average female wage rate is lower by 24.92% as compared to the male average wage rate। मैंने भी अभी बताया कि यहाँ पर हम कोफिशिएंट को देख सकते हैं कि माइनस 0.24 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 24% तनख्वाह जो 24% जो है फीमेल की तनख्वाह जो है वो कम होगी बनिस्बत मेल की, ठीक है। बट if one wants to get a correct percentage we have to take the interlog to base E of the coefficient of the dummy variable, subtract 1 from it and multiply the difference by 100। अगर ये जो हमने यहाँ पर जो एस्टिमेशन यहाँ पर उन्होंने की है इसकी अगर हम इस तरह कहते हैं कि ठीक है कि फीमेल की तनख्वाह जो है वो 24% जो है वो कम होगी बनिस्बत मेल के, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन जो है वो ये भी इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट एस्टिमेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसका इंटीलॉग लेंगे, इसका हम क्या करेंगे इंटीलॉग लेंगे, ठीक है। इंटीलॉग के बाद हम उसको जो है 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में 100 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो फिर ठीक आएगा, ठीक है। फॉलोइंग दिस प्रोसीजर वी फाइंड दैट हम इसका जो है क्या लेंगे, ठीक है। हमने इसका इंटीलॉग लेंगे, ठीक है। इंटीलॉग के बाद वो हमारे साथ क्या आएगा, ठीक है। जब हम माइनस 0.24 का इंटीलॉग लेंगे, ठीक है, वो हमारे साथ वैल्यू क्या आएगी 0.7794 आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दिस वी ऑब्टेन, जब हम इसको 1 से सेपरेट 1 हम इससे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक्चुअल वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे साथ माइनस 0.22 आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाइंग दिस बाय 100 वी फाइंड माइनस 22.06%। दिस इज होल्ड इन अदर वेरिएबल कांस्टेंट द फीमेल एवरेज वेज रेट इज लोअर देन द मेल एवरेज वेज रेट बाय अबाउट 22.06% विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम 24.92%। आई रिपीट, मतलब ये है अगर आपने मतलब यहाँ पर जो आप कोफिशिएंट यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे साथ माइनस 0.24 है। ये जो एस्टिमेशन है, ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। अगर हम ठीक जो है ठीक तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो हम करते हैं, ठीक है। तो इसका रूल्स ये है कि इसका पहले जो है इसका इंटीलॉग ले लो, ठीक है। इंटीलॉग जब हम इसकी लेते हैं, ठीक है, इंटीलॉग से जो वैल्यू आता है, ठीक है, इसको -1 से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। जब मैं 0.77 -1 करूँगा, ठीक है, तो ये हमारे साथ माइनस 0.22 आएगा। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे साथ जो एक्चुअल ठीक इंटरप्रिटेशन ये होगा, ठीक है। बनिस्बत मतलब 24.92 ठीक इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन माइनस 22.06 जो है वो ठीक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 22% जो है वो फीमेल की आमदनी जो है वो कम होगी बनिस्बत मेल की। ये रूल जो है, ठीक है, ये जो हमने बेस्ट इंटरप्रिटेशन के लिए जो ये रूल्स बनाए, ठीक है, कि पहले इसका इंटीलॉग ले लो, ठीक है, फिर -1 कर लो और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करो। तो ये सारे वेरिएबल के साथ इस तरह करना, ठीक है। जब सारे वेरिएबल के साथ को इस तरह करेंगे, ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन जो है वो फिर ठीक आएगा, ठीक है। Therefore, the demi coefficient given in table 3.5 can be interpreted as percentage change only as approximation. To get the correct percentage change, we have to follow the procedure just described. मतलब ये है कि जो टेबल 3.5 में यहाँ पर जितनी भी कोफिशिएंट ली है, ठीक है, जिस तरह हमने फीमेल के लिए एक रूल सेट किया कि इसका इस कोफिशिएंट का पहले इंटीलॉग ले लो, ठीक है, फिर -1 कर लो, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करो। ये बेस्ट एस्टिमेटर जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो इन सारे वेरिएबल के लिए इस तरह ये रूल करना, ठीक है, जिस तरह ये रूल जो है इन सारे कोफिशिएंट के लिए करना तो बेस्ट इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।